हेलो फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर धनेंद्र प्रताप सिंह एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूँ व्हाट आफ्टर स्कूल एग्जाम प्रेप में। आज हम आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेकर के आए हैं, जैसे कि कूलॉम्स लॉ फॉर क्लास 12। ये एक फिजिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि पहला टॉपिक भी है और सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैट इसी पे डिपेंड करती है। इलेक्ट्रोस्टैट अगर आपको पढ़ना है तो सबसे पहले आपको कूलॉम्स लॉ ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो कूलॉम्स लॉ जनरली क्या होता है, एक ऐसा लॉ है एक लॉ है जो कि दो चार्जेस के बीच में लगने वाले अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्सेस को स्टडी करता है और ये बताता है कि कितना फोर्स लग रहा है। तो इसको हम देखते हैं कैसे क्या ये करता है, आगे देख लिया जाता है। जैसा कि हमने कहा कि दो चार्जेस हैं, हमने ये दो चार्जेस लिया, ये है हमारा चार्ज प्लस क्यू और ये भी है हमारा प्लस क्यू। ठीक है, तो प्लस क्यू और प्लस क्यू अगर हमने देखा तो हम क्या जानते हैं कि अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं जिनकी कैरेक्टरिस्टिक प्लस और प्लस है, तो इनके बीच में क्या लगेगा, कौन सा फोर्स लगेगा, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल करेंगे दैट मीन्स ये कौन सा फोर्स हो जाएगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन, रिपल्सिव फोर्स ये लगेगा। इसकी इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होगी वो रिपल्सिव होगी। अब ये देखिए कि ये अभी तो बताएगा नहीं कि कितना क्या फोर्सेस हैं, इसमें इसकी एक डिपेंडेंसी और भी है। एक डिपेंडेंट क्वांटिटी क्या है, वो डिपेंडेंट क्वांटिटी है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। डिस्टेंस को हम क्या d इक्वल्स टू आर लिख लेते हैं। ठीक है, इसमें क्योंकि आपकी बुक में जनरली आर दिया हुआ है तो हम इसलिए आर लेकर के चलते हैं। डिस्टेंस जो हमारी आर है दोनों के बीच में, तो देखिए क्या होती है इसमें, ये हमारी है क्यू है, यहाँ पे ये क्यू है। ठीक है, तो अब हमारे पास इसको हम Q1 ले लेते हैं, तो आपको समझने के लिए और इजी पड़ेगा और ये यूनिवर्सल हो जाएगा। यहाँ पे हम ले लेते हैं Q2। ठीक है, Q1 और Q2। तो आगे क्या होता है दोस्तों, देखिए पहला हमारा जो चार्ज है ये Q1 है, दूसरा चार्ज जो है हमारा Q2 है और दोनों के बीच की डिस्टेंस R है। तो हमारी जो अब इसके बीच में जो फोर्स लगेगा वो फोर्स कैसा लगेगा, हमारा दोनों पॉजिटिव है तो फोर्स ये होगा, ये होगा, दैट इज रिपल्सिव फोर्स। ये देखिए ये इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है, दोनों एक दूसरे को इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। रिपेल मतलब बाहर की तरफ फेंक रहे हैं, तो इसमें फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा। ठीक है, अब इसका जो फॉर्मूला आता है हम थोड़ा सा एक बार देखें कि ये एक दूसरे से कैसे जो हमारा फोर्स है ये किस पे डिपेंड करेगा। ये देखिए डिपेंड किस पे करेगा, पहला तो Q1 पे, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1। ठीक है, फिर हमारा फोर्स का प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q2। हमने इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों बोला, क्योंकि अगर हमारा Q1 बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा, Q2 बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा। देखिए Q1 हमारा बढ़ा तो फोर्स बढ़ा, Q2 बढ़ा तो फोर्स भी बढ़ा। अब हमने कहा कि डिस्टेंस बढ़ा दीजिए। डिस्टेंस अगर बढ़ेगी, हम Q1 और Q2 को सेम रखें और डिस्टेंस को इंक्रीज कर दें, मान लीजिए यहाँ पे हमने रख दिया Q2, तो ये जो है दोनों का फोर्स थोड़ा सा कम हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे जो हमारा F है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। अब R ही क्यों, R तो हमने देख लिया कि R है, लेकिन ये कैसा R है, तो ये स्क्वायर टाइम ऑफ R हुआ। स्क्वायर टाइम देखिए हमने एक टॉपिक में आप लोगों को बताया है कि स्क्वायर इसको नहीं बोलते हैं, इसको पावर टू बोलते हैं, बट हम जनरल टर्म्स में आपको समझाने के लिए, क्योंकि हर पर्सन बोलता है स्क्वायर, इसलिए हमने क्या कहा स्क्वायर टाइम बोला है। ठीक है, तो ये F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। तो क्या होगा, यहाँ पे हमारा ये R हो गया, ये तो R स्क्वायर क्यों होता है, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि R स्क्वायर क्यों होता है। R स्क्वायर देखिए अगर हम इसके टर्म्स में देखेंगे तो ये R है, इसके टर्म्स में देखेंगे तो ये R है। ठीक है, अब फोर्स तो दोनों के बीच में लग रहा है, F यहाँ पे लग रहा है, F यहाँ पे लग रहा है, इसलिए हमने ये R और R ये जो होता है R स्क्वायर होता है। ये एक एनालिसिस का पार्ट है, इसको थोड़ा सा आप लोग ज़्यादा डीप में नहीं जाइएगा, क्योंकि अगर जितना डीप में जाएंगे इस पार्ट में तो उतना ही कंफ्यूजन आपको होगा। इसलिए हम आपको कंफ्यूज ना करते हुए एक बार आपको दिखाते हैं आगे क्या होने वाला है।
देखिए फ्रेंड्स कि आगे क्या होगा। तो हमने इसको पूरे को समराइज किया, तो हमारा जो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q1 q2 एंड दिस वन आर स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा जो f है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q1 q2 एंड आर स्क्वायर। तो यहाँ तक तो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चल रहा है। हमने कहा कि हमको फाइनल आउटकम तो कुछ और मिल रहा था, तो फाइनल आउटकम हमको कुछ और मिल रहा था, वो क्या था, क्या मिल रहा था, कुछ ऐसा f इज इक्वल्स टू k q1 q2 अपान आर स्क्वायर। तो ये तो देखिए आपका बुक का फॉर्मूला मिल गया, k q1 q2 अपान आर स्क्वायर। तो ये जो हमारा फॉर्मूला मिल रहा है, तो इसमें ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। ये k क्या है, k जो है हमारा, k जो होता है ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है, ठीक है। प्रोपोर्शनल यहाँ से हटेगा तो ये k एक हमारा इंट्रोड्यूस हो जाएगा, इसका कांस्टेंट टर्म एक आ जाता है। तो अब देखिए इसका, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसको देख लेते हैं हम। इसको हम थोड़ा सा इरेज कर दें जिससे कि आपको थोड़ा सा समझने के लिए इजी रहे और हमको लिखने के लिए। हम बहुत ही जल्दी जल्दी चीजें कवर करेंगे क्योंकि हमको आपको क्वेश्चंस भी कराने हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराएंगे जिससे कि आपको आगे फर्दर जो भी आप एग्जाम देंगे उसके लिए काम आए। जैसा कि आप लोग अभी आगे के लिए प्रिपेयर हो रहे होंगे कि आपको नीट देना है या किसी को जेई देना है, तो इसके लिए प्रिपेयर रहें। इसलिए हम आपको क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे कराने वाले हैं, और इसके जो एकदम रहस्यमयी टॉपिक्स हैं, इसके अंदर की क्या चीजें हैं, ऐसे हम पढ़ाना चाहते हैं कि आप लोगों को एग्जैक्टली समझ में आए, कभी भी भूले नहीं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि हमारा f इज इक्वल टू k q1 q2 अपान आर स्क्वायर, ये तो हमारा एग्जैक्टली फॉर्मूला आ गया भाई साहब। तो देखिए फॉर्मूला तो आ गया, लेकिन इसमें k क्या है, तो हमारा k होता है 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल के। देखिए यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये कैपिटल के है और ये स्मॉल के है। अब यहाँ पे स्मॉल के क्या होता है, स्मॉल के जो हमारा है ये होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये हमारा स्मॉल के है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, ये ये तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन आना चाहिए कि डाइलेक्ट्रिक होता क्या है। एक्चुअली लोगों ने बता तो दिया कि यार डाइलेक्ट्रिक कुछ होता है, लेकिन डाइलेक्ट्रिक है क्या। डाइलेक्ट्रिक होता है जैसे हमने कहा था अभी, ये ये दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2, तो अगर हम इसके बीच में एक कोई ऐसा स्लैब रख दें, ठीक है, अभी तक तो ये एयर में रखा हुआ था, अब हमने क्या किया, स्लैब रख दिया। ठीक है, या तो हमने इसको वाटर के बीच में डिप कर दिया, मान लीजिए ये स्लैब है, इसका इसकी डाइलेक्ट्रिक वैल्यू जो है 0.2 है। ठीक है, अब हमने कहा कि यही Q1 Q2 को हमने क्या किया, वाटर में डिप कर दिया। ठीक है, अब यहाँ इसकी वैल्यू कुछ और होगी, मान लीजिए इसकी 0.5 है इसकी डाइलेक्ट्रिक वैल्यू, तो जो ये यहाँ पे ये वाटर की डाइलेक्ट्रिक वैल्यू जो है ये यहाँ पे आएगी, ये डाइलेक्ट्रिक वैल्यू यहाँ पे आएगी, ये मैटर करता है। अब हम इसके बीच में कोई ऐसा मीडियम रख दें जो कि इलेक्ट्रिसिटी को डायरेक्टली फ्लो होने से रोके, या तो एयर के रिस्पेक्ट में अलग हो। हम इसलिए इसको बहुत सी जगहों पे केवल आपको देखने को मिलेगा, ये के नहीं देखने को मिलता है आपको। आपको क्या देखने को मिलेगा, के इक्वल्स टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट।
तो ये भाई साहब के हमारे कहाँ गए, तो ये किस केस में होता है, इन केस ऑफ एयर, जहां हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है वह डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट स्मॉल के इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। यहाँ पे 1 हो जाता है तो इसलिए हम इसको डिनोट नहीं करते हैं 1 को, और ये के इज इक्वल्स टू 1/4πε0 लिखा होता है, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे k इज इक्वल्स टू 1 है, तो k इक्वल्स टू 1 है तो इसकी एक कांस्टेंट वैल्यू आती है, वो होती है 9 इंटू 10⁹9, ठीक है। ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसको ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन सॉल्व करते समय ये ऑलवेज यूज होने वाली है, ठीक है। तो इसको बहुत ही केयरफुली ध्यान देना है कि ये वैल्यू होती है। अब इसकी देखिए एक यूनिट होती है, तो यूनिट कैसे होती है, यूनिट तो हमने बोल दिया कि यूनिट होती है, हम तो लिखने के लिए लिख देंगे, लेकिन ये आएगी कैसे, आएगी कैसे का क्या मतलब है, तो उसको भी देख लीजिए कैसे आएगी। फोर्स की यूनिट कितना होती है, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, ठीक है। अब इधर इक्वल्स टू के की तो कोई यूनिट है नहीं, यूनिटलेस है, तो अभी इसकी भी यूनिट निकल के आएगी, अभी हमको इसी की निकालना है, इसलिए हमने कहा ये यूनिटलेस है। ऐसा नहीं कि ये पूरी तरीके से यूनिटलेस हो गया, इसकी भी यूनिट निकल के आएगी। ये क्यू की कितनी यूनिट है, क्या यूनिट होती है, आप लोगों को पता होगा कि हमारा जो चार्ज होता है वो किस में नापते हैं, कूलॉम्स में। तो यहाँ पे कूलॉम्स, ठीक है, फिर कूलॉम्स, फिर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये मीटर स्क्वायर आर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको इधर लेके आएंगे हम, वेरिएबल सेपरेबल लगाएंगे, तो इसको हम इस तरह रख देते हैं कि न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम स्क्वायर, ठीक है। ये देखिए हमारी जो वैल्यू आ रही है, ये इतना आएगी, तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पे 9 इंटू 10⁹9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम स्क्वायर, ये वैल्यू हमारी आती है। इसको ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, कई बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं ये ऐसे क्वेश्चंस कि इसकी यूनिट बताइए। ये आपसे इसकी यूनिट नहीं पूछेगा, आपसे किसकी यूनिट पूछेगा, इसकी यूनिट पूछेगा। कभी कभी क्या होता है, यहाँ से आपको निकलवाता है इसकी यूनिट, ठीक है। तो अब इसकी जब यूनिट निकलवाएगा तो भी एक ट्विस्ट आता है, उसको हम आपको फर्दर बताते हैं कि कैसे क्या ट्विस्ट आता है। इसको देखिए, यहाँ से हमने क्या किया, इसकी वैल्यू तो इतना आ गई, अब यहाँ पे इसको हमने इधर लिया और इसको इधर लेके आया, तो क्या आएगा, यही जस्ट उल्टा हो जाएगी, कूलॉम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन इसको जल्दी कोई पूछता नहीं है, ये जनरली कभी नहीं पूछा गया आज तक इसको, इसलिए ज़्यादा मैटर नहीं करते हैं। मैटर क्या होता है, मैटर हमारा होता है केवल और केवल यहाँ पे जो ये कैपिटल क्यू की यूनिट है, इस पे वैल्यू डिपेंड करती है इसकी। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। ये एज इट इज क्वेश्चन पूछा जाता है, सेम टू सेम, बिना किसी डाटा के कुछ भी नहीं बोलते, ये एज इट इज पूछ लेता है कि इसकी यूनिट बताइए। ये बोल देगा कि आपको इन द कूलॉम्स लॉ व्हाट इज द यूनिट ऑफ कांस्टेंट के, which type of constant, this is proportionality constant, ठीक है। तो proportionality constant का के की जो यूनिट होती है वो क्या है, तो आपसे ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है।
हम ज़्यादा तेज तो नहीं चल रहे हैं। अगर ज़्यादा तेज चलेंगे तो हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ज़्यादा तेज चल रहे हैं। और हम इसलिए तेज चल रहे हैं क्योंकि हमको टॉपिक्स कवर कराने हैं आपको। टॉपिक कितना जल्दी कवर हो, क्योंकि हम आपको जितना जल्दी से जल्दी कवर कराएंगे उतना जल्दी हम आपको क्वेश्चंस करा पाएंगे। जैसा कि मान लीजिए अभी तो हमने बोला था कि यहाँ पे ये Q1 जो है ये प्लस का है और ये Q2 यहाँ भी हमने प्लस का किया था, लेकिन अब हम कहते हैं Q2 जो है वो माइनस का है। तब इसका फोर्स ऑफ एक्शन कैसा होगा, ये थोड़ा सा देखिएगा, ये कंफ्यूजन मत रखिएगा। फोर्स ऑफ एक्शन कैसा होगा, ये फिर ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। एफ एफ, ये दोनों फोर्स ऐसे मिलेंगे। ये कौन सा फोर्स हो जाएगा, कैसा फोर्स हो जाएगा, अट्रैक्टिव फोर्स। अट्रैक्टिव फोर्स, वो कैसा फोर्स था, वो रिपल्सिव फोर्स था, ठीक है। अभी यहीं पे हमने इसको माइनस कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, ये फिर हो जाएगा रिपल्सिव फोर्स, ठीक है। ये यहाँ पे एफ रहेगा, ये एफ रहेगा। अगर हम इसको फिर से प्लस कर दें तो कौन सा फोर्स आएगा, यहाँ पे फिर अट्रैक्टिव फोर्स आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि साइन कैसे चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं लेके आना है। और एक चीज थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो आर की वैल्यू होती है वो ऑलवेज मीटर में रखी जाती है, ठीक है। ऑलवेज मीटर में रखी जाएगी, कभी भी वो सेंटीमीटर या मिलीमीटर में नहीं रखी जाती है। उसको कैसे भी करके हमें मीटर में लेके आना है। अब हमने कहा कि एक क्वेश्चन आपको करवाते हैं छोटा सा, उसके बेसिस पे देखते हैं। इसको हमने क्या दे दिया, इसको दे दिया हमने 6 माइक्रोकूलम, ठीक है। 6 माइक्रोकूलम है, तो इसको हमने क्या कर दिया, यहाँ पे लिख लेते हैं 6 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख दिया हमने, 6 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है, कूलम्स। अब यहाँ पे ये हमारा दूसरा चार्ज जो रखा हुआ है ये है कितना, ये भी हो गया हमारा 6 इंटू 10⁻⁻6 कूलम्स, दैट इज 6 माइक्रोकूलम्स। अब इस दोनों की जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमारी कितना रख दें हम, 3 mm, ठीक है, 3 mm रख देते हैं। तो देखिए क्या आता है, हम इसको फोर्स के फॉर्मूले पे डायरेक्टली पुट करेंगे। तो डायरेक्टली कैसे पुट करेंगे, हमने क्या कर दिया 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो हमने क्या कहा, सॉरी mm है यहाँ पे, तो ये 3 mm हो गया। तो इस पे पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 9 इंटू 10⁻⁹ एंड इंटू कर देते हैं ये Q1 एंड Q2, दैट इज 6 इंटू 10⁻⁻6 एंड इंटू 6 इंटू 10⁻⁻6। अब क्या आ रहा है, नीचे 3 mm, तो इसको मीटर में लिखेंगे तो 3 इंटू 10⁻⁻6
-3 का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो देख लेते हैं फोर्स की वैल्यू कितना आएगी। फोर्स की वैल्यू देख लेते हैं, ये एज इट इज 9 इंटू 10⁻⁹ अब इंटू 6 6 जा 36 इंटू 10⁻⁻12 अपॉन 3 3 जा 9 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, तो ये 9 एंड ये 9 कैंसिल आउट। अब देखिए पावर में क्या होता है, पावर कैसे क्या आगे प्रोसीड करेगी। तो हम क्या जानते हैं कि जब मल्टीप्लाई होता है तो पावर जुड़ जाती है। तो यहाँ पे देखिए 10⁻⁻12 है, यहाँ पे 10⁻9 है, तो 10⁻9 -12 यहाँ पे क्या हो जाएगा। सॉरी एक मिनट, थोड़ा सा इसको हम और मॉडिफाई करके लिख देते हैं। 36 इंटू 10⁻⁻12 प्लस 9 डिवाइड बाई 10⁻⁻6। देखिए इसको हम और आगे बता रहे हैं, इसको थोड़ा सा इरेज कर दें। देखिए 36 इंटू 10⁻⁻10 सॉरी -3 डिवाइड बाई 10⁻⁻6। अगर हम देखें तो ये जो है ऊपर जाएगा 10⁻⁻6, तो 10⁻6 हो जाएगा। दैट इज 36 इंटू 10⁻⁻3 प्लस 6। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 36 इंटू 10⁻3। ठीक है, अब देखिए F इज इक्वल्स टू, अगर हम इस यहाँ से एक डेसिमल ले लें तो 3.6 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन। या तो इसको हम ऐसा कर सकते हैं, F इज इक्वल टू 36 किलो न्यूटन। दैट इज द आंसर। देखिए इसमें कुछ भी ज्यादा बड़ा नहीं था, केवल क्या था, स्टेप्स को फॉलो करना। अगर हम स्टेप्स को, हर एक स्टेप को क्लियरली फॉलो करते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर तक इजीली पहुंच जाएंगे। लेकिन दिक्कत क्या आती है, दिक्कत आती है अगर हम पूरा स्टेप वाइज एकदम वेल मेंटेन्ड तरीके से सॉल्व करेंगे तो हम आप पहुंच नहीं पाएंगे फाइनल आंसर तक, और हमारा टाइम खत्म हो जाएगा जब हम क्या कर रहे होंगे, एग्जाम दे रहे होंगे कॉम्पिटिटिव, जो कि नीट या फिर जेई का होता है। ठीक है, हम इसमें क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, इसमें नहीं पहुंच पाएंगे। तो सब आप कहते हैं कि यार क्या बताएं, इतना बड़ा तामझाम तो बता दिया, लेकिन हमको क्वेश्चन डील करना तो सिखाया नहीं। तो देखिए क्वेश्चन इसी तरीके से किए जाते हैं, चाहे जो भी होगा, और क्वेश्चंस भी डील होंगे, ऐसा नहीं है। मैटर करती है आपकी पोटेंशियल, कि आपने कितना पोटेंशियल से सॉल्व किया, कितने पोटेंशियल से सॉल्विंग करी है इसकी। और अगर आपने पोटेंशियल इसमें दिया है तो आपको अच्छे से मिलेगा। और देखिए या अभी मत क्रॉप करिए, इसके जो स्टेप्स हैं उसको अभी भी आप मत स्टेप गायब करिए, धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे। आफ्टर प्रैक्टिसिंग यू नो कि आप इतने एलिजिबल तो हो गए हो कि आप अपने आप इसको करेक्ट कर सको। और जब तक आपकी प्रैक्टिस ना हो तब तक आप कोई भी स्टेप को एलिमिनेट करना करिए, सारे स्टेप्स को बाकायदे फॉलो करिए,
तभी आप एक अच्छे स्टूडेंट बन पाओगे, तभी आप एक अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाओगे कोई भी क्वेश्चन। देखते होंगे कि जो टॉपर्स निकलते हैं, टॉपर्स कभी भी ऐसा उनको पढ़ते हुए देखोगे तो वो बहुत ही लेंथी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, कभी कोई ऊपर से नहीं आता, कभी कोई भी ऐसा ऊपर से सीख के नहीं आता कि भगवान ने उसको सिखा के भेजा है कुछ भी ऐसा, इस मिथ में बिल्कुल भी न रहिएगा। सभी यही सीखते हैं, बस स्ट्रेटजीज की बात है कि स्ट्रेटजी कैसी है उनकी, तो स्ट्रेटजी मेंटेन करिए। अगर आप स्ट्रेटजी मेंटेन कर लेते हो तो कभी भी ये क्वेश्चंस फंसेंगे नहीं, बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं। देखिए फिजिक्स में बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस नहीं आते, आपको थोड़ा सा लगते होंगे, जो डेरिवेशंस होते हैं लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, तो डरने की कोई बात नहीं है। देखिए उनको हमने, देखिए कूलॉम्स लॉ में बहुत से बच्चों ने बहुत कुछ वर्डिंग्स लिख करके पूरा डेरिवेशन किया होगा, लेकिन हमने कुछ भी वर्डिंग्स नहीं लिखाई है, केवल और केवल क्या किया, थोड़ा सा एक उनको ओवरव्यू दिया कि कैसे क्या हुआ होगा और कैसे लेके आया गया होगा। ठीक है, तो हमने इस पे आपकी पूरी डेरिवेशन टाइप में एक आपको बताया और फिर एक क्वेश्चन इस पे करवाया। तो नेक्स्ट क्लास में आप देखिएगा कि हम और भी अच्छे क्लासेस लेकर के आएंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग एक ऐसा मोटो लेकर के आ रहे हैं, एक ऐसा एग्जाम प्रेप लेकर के आ रहे हैं जिसमें कि हम आप लोगों को बताएंगे कि वर्ड ऑफ स्कूल का हमारा मोटो जो है वो ये बताता है कि आप लोग क्या बनना चाहते हो, कैसे बनोगे, और स्ट्रेटजीज आपको बताएंगे हम कि कैसी स्ट्रेटजीज के साथ पढ़ना चाहिए। तो उसके लिए और भी बहुत बेस्ट क्लासेस चाहिए अगर आपको, तो वो बहुत ही कम प्राइस में आपको क्लासेस मिल सकती हैं हमारे इस वीडियो के साथ। हमारा एक गूगल फॉर्म का लिंक भी अटैच्ड होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, उससे गूगल फॉर्म आप फिल करिए और ऑनलाइन एग्जाम दीजिए। ऑनलाइन एग्जाम देने के बाद जैसे आप शॉर्टलिस्ट होते हो तो आपको बहुत ही कम प्राइस में बेहतरीन क्लासेस अवेलेबल कराई जाएंगी और आपको बहुत ही अच्छे अच्छे टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। टेस्ट सीरीज आपके एग्जाम से, मेन एग्जाम से पहले कम से कम 50 से 60 टेस्ट सीरीज आपको दिलाई जाएगी, जिसमें आपको बताया जाएगा कि अगर आप कहीं पे वीक हो रहे हो, लैग कर रहे हो, तो आपको बताया जाएगा कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हो, आपको उसकी फर्दर प्रॉपर क्लासेस दी जाएंगी, वीकेंड्स क्लासेस सारी अवेलेबल होंगी। तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए और अच्छे से करिए और बेस्ट अपना दीजिए, जिससे कि हमें भी लगे कि यार हमारा पढ़ाना कहीं भी खराब नहीं गया, और आप लोग एक अच्छा परफॉर्मेंस दीजिए और अपने फादर मदर सब पेरेंट्स का नाम रोशन करिए। थैंक यू।